आज से फैजान मेरा बेटा नहीं है, उसका नाम इस घर की दीवारों से मिटा दिया जाएगा। शहर के सबसे महंगे इलाके में वाक़या मंसूर विला किसी महल से कम ना था। संगे मरमर के फर्श, कीमती फानूस और हर तरफ फैली हुई शान और शौकत किसी की भी आंखों को हैरान कर सकती थी। मंसूर अहमद एक ऐसा शख्स था जिसने सिफर से अपना सफ़र शुरू किया और आसमान की बुलंदियों को छुआ, लेकिन इस कामयाबी के सफ़र में इसने एक चीज़ खो दी थी और वो थी लचक। इसका मानना था कि जो वो कहता है वही कानून है। इसका बड़ा बेटा शहजाद, जो बाप का अक्स था, इसके नक्शे कदम पर चल रहा था, लेकिन छोटा बेटा फैजान, जो अपनी माँ की तरह नरम दिल था, अक्सर इस माहौल में घुटन महसूस करता था। एक दिन शाम के वक्त जब पूरा ख़ानदान खाने के मेज़ पर मौजूद था, फैजान ने वो बात कह दी जिसने इस खामोश तूफ़ान का रुख मोड़ दिया। पापा, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं शादी करूँगा, फैजान ने नज़रें झुकाकर कहा। मंसूर अहमद ने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए और सर्द लहजे में पूछा, किस ख़ानदान की लड़की है? क्या इसका बाप हमारे बिजनेस के मेयार का है? फैजान ने बड़ी सादगी से कहा, उस लड़की का नाम सारा है, मेरे ऑफिस में काम करती है। इसका बाप एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, वो बहुत नेक सीरत है पापा। अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि शहजाद ने कहका लगाया, एक स्कूल टीचर की बेटी? फैजान, तुम होश में तो हो? हमारा नाम मार्केट में एक ब्रांड है और तुम इस ब्रांड के साथ एक आम सी लड़की का नाम जोड़ना चाहते हो? मंसूर अहमद की आवाज़ में गरज थी। फैजान, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में सिर्फ वही लड़की आएगी जो हमारे वक़ार में इजाफ़ा करे। किसी मामूली लड़की के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। या तो तुम इस लड़की को भूल जाओ या फिर इस घर को। फैजान ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बाप को समझा सके, लेकिन अना की दीवार इतनी ऊंची थी कि मोहब्बत की आवाज़ इस पार ना जा सकी। बेगम सलमा ने शोहर के पांव तक पकड़े, लेकिन मंसूर अहमद के लिए इसकी ज़िद इसके बेटे से ज़्यादा अजीज़ थी। आखिरकार फैजान ने वो रास्ता चुना जो इसकी नज़र में सच्चा था। इसने सारा से कोर्ट मैरिज की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। हाँ, हम अपना प्यारा सा घर बनाएंगे। और एक छोटे से किराए के मकान में मुंतकिल हो गया। इस दिन मंसूर अहमद ने ऐलान कर दिया, आज से फैजान मेरा बेटा नहीं है, उसका नाम इस घर की दीवारों से मिटा दिया जाएगा। शहजाद ने अपने भाई को मनाने के बजाय इसके जाने पर खुशी मनाई, क्योंकि अब पूरी जायदाद का वारिस वो तन्हा था। अन्ना ने भाइयों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना अब नामुमकिन लगता था। 10 साल गुजर गए। इस दौरान मंसूर अहमद का कारोबार मज़ीद फैला। शहजाद की शादी एक अमीर कबीर बिजनेसमैन की बेटी से हुई, जो खुद भी अना और नखरों का पैकर थी। मंसूर विला की रौनकें ज़ाहिरी तौर पर तो बढ़ गईं, लेकिन अंदरूनी सुकून रुखसत हो चुका था। शहजाद और इसकी बीवी के दरमियान अक्सर जायदाद और पैसों पर झगड़े होते। बेगम सलमा अपने छोटे बेटे की याद में घुलती रही, लेकिन मंसूर के खौफ से कभी इसका नाम ना लिया। दूसरी तरफ फैजान और सारा ने बहुत सी मुश्किल दिन देखे। कहीं भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। परेशान मत हो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ बाप, बहुत मेहनत करते हो। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी बहुत मदद मिलती है। फैजान को बड़ी कंपनियों में जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसके बाप ने अपने ताल्लुकात से इसके रास्ते बंद कर दिए थे। वो एक छोटी सी फर्म में मामूली तनख्वाह पर काम करता, लेकिन सारा की मोहब्बत और सुकून ने इसके घर को जन्नत बना रखा था। इनका एक बेटा था जिसका नाम इन्होंने मंसूर रखा था, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन इसका दादा इसे गले लगाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुदरत का अपना एक निज़ाम है जो अना परस्तों को सबक सिखाता है। मंसूर अहमद के कारोबार में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनका अंदाज़ा शहजाद को ना हो सका। शहजाद ने अपनी अना में आकर कुछ ऐसे मुआदे किए जो गैर कानूनी थे। मेरी गलतियों ने सब बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा। सारा बिजनेस खत्म हो गया है। और जल्द ही FIA की नज़र में आ गए। एक सुबह जब मंसूर अहमद अखबार पढ़ रहे थे, पुलिस और सरकारी अफसरान इनके घर आ पहुँचे। इन पर करोड़ों रुपए का इल्ज़ाम था और इनके जायदादें जब्त करने का हुक्म आ चुका था। आप पे करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम है, आपकी सारी जायदादें जब्त करने का हुक्म आया है। ये क्या इल्जाम लगा रहे हो? ये हुक्म है। शहजाद, जो हमेशा अपनी ताकत पर गुरूर करता था,
सबसे पहले रूपोश हो गया। वो अपनी बीवी और ससुराल के पास गया, लेकिन वहाँ भी इससे धुतकार दिया गया। इसकी बीवी ने फ़ौरन तलाक का मुतालबा किया, क्योंकि वो एक नाकाम शख्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं एक नाकाम शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे फौरन तलाक चाहिए। मंसूर विला, जिस पर मंसूर अहमद को नाज था, इसे सील कर दिया गया। बेगम सलमा और मंसूर अहमद एक दिन में सड़क पर आ गए। वो दोस्त अहबाब जो कल तक इनके इशारों पर नाचते थे, आज फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे। मेरे गुरूर की वजह से सब लुट गया, कुछ भी नहीं बचा और हम लोग सड़क पर आ गए। ये अना का पहला बड़ा झटका था। इन्हें एहसास हुआ कि लोग इनकी नहीं, इनकी कुर्सी और पैसे की इज्जत करते थे। मंसूर अहमद की हालत बहुत ख़राब हो गई। इसे दिल का दौरा पड़ा और इसे एक सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा, क्योंकि अब इनके पास प्राइवेट अस्पतालों के लिए भारी बिल भरने के पैसे नहीं थे। बेगम सलमा बेबसी से अस्पताल के बरामदे में बैठी रो रही थी। इसी दौरान एक नौजवान डॉक्टर वहाँ से गुजरा। इसने बेगम सलमा को पहचान लिया। ये तो फैजान की उम्मी है, मैं भी उसे फ़ोन करता हूँ। हेलो फैजान, तुम्हारी उम्मी अस्पताल में है। जी वो मेरे साथ है। आधे घंटे में फैजान वहाँ मौजूद था। जब इसने अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो सब कुछ भूल गया। बाप की बेरुखी, वो ताने, वो 10 साल की जुदाई। इसने अपनी माँ को गले लगा लिया। अम्मी, मैं आ गया हूँ, आप परेशान ना हो। बेगम सलमा ने सिसकते हुए कहा, फैजान, इनकी अना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। शहजाद हमें तना छोड़कर भाग गया है। फैजान ने अपने वालिद का बेहतरीन इलाज करवाया। इसने अपनी जमा पूंजी, अपना छोटा सा घर तक बेच दिया ताकि अपनी बाप की ज़िंदगी बचा सके। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस बाप ने इसे घर से निकाला था। इसके लिए रिश्ता अना से बड़ा था। जब मंसूर अहमद को होश आया तो इसने अपने करीब सिरहाने फैजान को बैठा पाया। इसके करीब ही सारा खड़ी थी, जो नहायत अकीदत से इनका हाथ साफ कर रही थी। मंसूर अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो आंसू नहीं थे जो कमज़ोरी से निकलते हैं, बल्कि ये वो आंसू थे जो अना के पिघलने से पैदा होते हैं। इसने फैजान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मंसूर अहमद की आवाज़ लरज़ रही थी। मैं जिस महल पर गुरूर करता था वो मिट्टी का ढेर साबित हुआ, और जिस रिश्ते को मैंने ठुकराया था वही आज मेरा सहारा बना। फैजान ने अपने बाप का हाथ चूमा। पापा, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मैं बस ये चाहता था कि आप मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरी खुशी से पहचाने। इसी लम्हे सारा ने अपने छोटे बेटे को आगे किया। दादा, अबू, ये आपका पोता है मंसूर। मंसूर अहमद ने बच्चे को सीने से लगा लिया। इसे महसूस हुआ कि आज इसे वो सच्ची दौलत मिल गई है जिसे वो 10 साल तक ठुकराता रहा था। इधर शहजाद का क्या हुआ? वो जो गुरूर का मीनार बना हुआ था, जब इसका सारा पैसा ख़त्म हो गया तो इसके पास कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। वो कई महीनों तक शहर शहर भटकता रहा। आखिरकार वो एक दिन इसी अस्पताल में अपने बाप और भाई के सामने आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर वो पुराना तकब्बर गायब था। शहजाद ने फैजान के सामने हाथ जोड़े। फैजान, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, भाई भाई ही रहता है। फैजान ने शहजाद को गले लगा लिया। शहजाद भाई, इस घर में अब अना की कोई जगह नहीं है। हम फिर से एक ख़ानदान बनेंगे, लेकिन इस बार बुनियाद पैसों पर नहीं, मोहब्बत पर होगी। कहानी का इख्तिताम एक छोटे से मगर पुरसकून घर में होता है। मंसूर अहमद अब एक सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनका बड़ा कारोबार ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब इनके पास वो सुकून था जो मंसूर विला में कभी नहीं मिला। वो रोज़ाना अपने पोते के साथ खेलते और बेगम सलमा के चेहरे पर वो सुकून देखकर खुश होते जो बरसों बाद वापस आया था। इन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो और फैजान मिलकर काम करते। शहजाद भी अब बदल चुका था और मेहनत की अहमियत समझ गया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि अना एक ऐसा दीमक है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जब हम रिश्तों पर अपने ज़िद और गुरूर को तरजीह देते हैं तो हम दरअसल अपनी ही खुशियों का गला घोट रहे होते हैं। ख़ानदान की असल ताकत पैसों या रुतबे में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी और कबूलियत में होती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।